सभी को जोहार। मेरा नाम सबिता कुमारी है और मैं पिछले 5 साल से आशा सेंटर में रह रही हूँ और अभी 10th क्लास में हूँ। हमारा आशा एकेडमी है और हमारा एक टीम भी है जो पिछले 5 साल से गांव में पहले मैच होता था, वहाँ पर हम लोग खेलते थे। फिर धीरे धीरे हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्राई किया, जिसमें हम लोग सुब्रतो नेशनल गेम जो खेलगांव में हुआ था, जिसमें हम लोग विनर रहे। मेरा नाम अनु कुमारी है और मैं कक्षा 11 में पढ़ाई करती हूँ। मैं यहाँ 2024 में आई थी और यहीं रह के मतलब फुटबॉल खेलना स्टार्ट की हूँ। हम लोग अलग अलग जगह से लड़कियों को गांव स्तर पर सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको लाते हैं 100 लड़कियों को सेलेक्ट करके लाते हैं। फिर यहाँ उनका 1 महीने की ट्रेनिंग होती है और वहाँ से लड़कियाँ सेलेक्ट होती है जो नेशनल खेलने के लिए जाती हैं। और जो हमारे यहाँ से ट्रेन होके गई उसमें से 4 लड़कियाँ अभी इंटरनेशनल भी खेल रही। तो भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से वो इंटरनेशनल मैच भी खेलती है, जो यहाँ रह के ट्रेनिंग करके वो गई है। जो भी जितने महिलाएं हैं, चाहे वो सरायकेला की हो या रांची की हो, खूंटी की हो, ऐसी महिलाओं के साथ मिलकर एक डायन कानून जो बनना 2005 में उसमें भी आशा संस्था का योगदान रहा। मिलकर उनके साथ में महिलाओं को बचाव में जो कानून बन पाया और साथ ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हो रही है उस ट्रैफिकिंग को ख़त्म करने के लिए भी संस्था का काफ़ी योगदान रहा। आज हम लाल खटंगा गांव के भुसुर गांव में हैं, जहां आशा फाउंडेशन जो एक एनजीओ है और गैर सरकारी है, और ये एनजीओ पिछले 35 वर्षों से एक ऐसा काम कर रहा है जो काम पूरे देश में एक तरीके से सरकार बृहद पैमाने पे महिलाओं को सशक्त करने के लिए करती है, और जो काम सरकार नहीं कर पाती है वो एनजीओ के माध्यम से करवाती है। यानी ग्रामीण और सुदृढ़ क्षेत्रों में जाकर के प्रतिभा का पहचान करना, बाल विवाह के ऊपर में जागरूकता फैलाना कि बच्चियों को कम उम्र में शादी ना करें, उनका एक भविष्य है। जब बेटियां होती हैं तो घरों में जो है मातम पसर जाता है, लगता है कि अब ये बोझ हमारे ऊपर आ गया। लेकिन ये आशा फाउंडेशन ने जो मुहिम शुरू की है, उस मुहिम के माध्यम से देश की बेटियां, झारखंड की बेटियां कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के अपना दबदबा दिखा रही हैं और झारखंड का नाम रोशन कर रही हैं। आज हम आशा फाउंडेशन में हैं और भुसुर गांव में हैं, और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जिन महिलाओं को, जिन बच्चियों को आप देख रहे होंगे, ये फुटबॉल में नेशनल प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। खेल गांव में हाल ही में जो नेशनल फुटबॉल हुआ उसमें भी इन्होंने जो है जीत का परचम लहराया। जो जयपाल सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया था नेशनल फुटबॉल, उसमें भी इन्होंने अपना जीत का परचम लहराया और झारखंड का नाम रोशन किया। इनसे हम आज जानेंगे कि इनका ये सफ़र, खेल का सफ़र जो है, कैसे जो है आशा फाउंडेशन तक पहुंचा, और आशा फाउंडेशन ने जो आधी अधूरी जो इनकी स्किल्स थी उसको कैसे डेवलप किया और कैसे आशा फाउंडेशन ने इनको नेशनल तक पहुंचाया। आज हम बच्चियों से जानेंगे। सभी को जोहार। मेरा नाम सबिता कुमारी है और मैं खूंटी ज़िला की हूँ और पिछले 5 साल से मैं यहाँ आशा में रह रही हूँ यहाँ पर, और इस बार 10th क्लास में हूँ। हमारे यहाँ आशा एकेडमी है और एक टीम भी है जो पिछले 5 साल से फुटबॉल खेल रही है। और हम लोगों ने जो पिछले 2023 में सुब्रतो कप हुआ था खिलगांव में, वहाँ पर हम लोग अपना जीत का परचम लहराए और प्रथम आए और हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर रूरल फुटबॉल नेशनल जो जयपाल सिंह स्टेडियम में हुआ था, वहाँ पर भी हम लोगों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर आशा सेंटर के तरफ से मैं काफ़ी मतलब अच्छा मिला मुझको, मतलब खेलने के लिए। यहाँ पर पहले नहीं खेलती थी, मतलब पहले गांव में थी तो उतना कुछ हम लोग गांव तरफ उतना लड़की लोग खेलती उलती नहीं है, बट मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से खेल रही हूँ और मैं दीदी लोग को देख के खेलने सीखी हूँ। मैं यहाँ पर 3 क्लास में एडमिशन ली थी। उसके बाद में पहले नहीं खेलती थी, फिर धीरे धीरे खेलने स्टार्ट की। तो इस बार SJFI 2024 का नेशनल गेम जो हुआ था उसमें मैंने ट्रायल दिया, सिलेक्शन हुआ मेरा और मैं पंजाब गई थी खेलने और हम लोग वहाँ विनर रहे और गवर्नमेंट की तरफ से हमको 75,000 पैसा मिला है। और
आगे और अच्छा करने का कोशिश है। मेरे साथ बहुत सी लड़की भी हैं जो मैं चाहूँगी कि वो लोग ऐसा ही मतलब खेलें और अपना जो हुनर है उसे दिखाएं कि हाँ हम भी कर सकते हैं ऐसा कुछ। मैं यही कहना चाहती हूँ बाकी आशा लड़कियों से। फाउंडेशन को धन्यवाद और देते हैं। आशा फाउंडेशन को धन्यवाद देती हूँ कि हमको ऐसा मौका दिया है कि मैं अपने आप को दिखा सकती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ उसको मतलब मेरा काबिलियत क्या है ये बताने के लिए मैं आशा फाउंडेशन को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मेरा नाम सीमा खलखो है और मैं खुट्टी ज़िला का रहने वाली हूँ और मैं 2011 से रह के यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई के साथ साथ फुटबॉल भी खेलती हूँ और अलग अलग यहाँ एक्टिविटी होता है तो उसमें भागीदारी लेती हूँ और सबको सीखने का प्रयास कर रही हूँ, आगे अच्छा करूँगी लाइफ में। सभी को जोहार। मेरा नाम है सुगंति धंवर और मैं 2017 में आई हूँ और यहाँ रह के हम पढ़ाई भी करते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। धन्यवाद। सबको जोहार। मेरा नाम उर्मिला खाखा है और मैं लोहरदगा ज़िला की रहने वाली हूँ और मैं 2011 से आशा सेंटर में रह रही हूँ और यहाँ रह के फुटबॉल भी खेलती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ। सभी को जोहार। मेरा नाम पूजा मुंडा है और मैं 2023 में आई थी और मैं खूंटी जिला के रहने वाली हूँ और मैं यहाँ साथ साथ फुटबॉल भी खेलती हूँ। धन्यवाद। सभी को जोहार। मेरा नाम है रीता उराम और मैं खूंटी जिला की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ आशा संस्था में रह के पढ़ाई और फुटबॉल दोनों खेलती हूँ। कितने वर्षों से जो बच्चियां हैं, जो बच्चियों का शादी कम उम्र में हो जाता है, उसके लिए जागरूकता आप लोग फैला रहे हैं, बच्चियों को फुटबॉल सिखा रहे हैं, नेशनल से लेके इंटरनेशनल तक पहुंचा रहे हैं। ये जज्बा और जुनून सर आपको कहाँ से आया? जब हम रांची काम करने के लिए आए, इसे हम बोकारो ज़िले के एक गांव के रहने वाले हैं। 97 में हम रांची आए और रांची में जो सबसे बड़ी समस्या उस समय थी, क्योंकि झारखंड से बिहार से झारखंड अलग होने वाला था और ये सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ के स्लम का। रांची में जो झुग्गी बस्तियाँ हैं उनके अधिकार नहीं है। ऐसे पूरे भारतवर्ष में देखें तो बॉम्बे में जो इतने बड़ा स्लम है और अलग अलग जगह में बहुत सारे स्लम्स हैं, तो उन स्लम बस्तियों के राइट के लिए हम काम शुरू किए। झुग्गी झोपड़ी संघर्ष मोर्चा समिति बनाया जिसमें हजार लोग जुड़े और स्लम वासियों को उनके ज़मीन पे मालिकाना हक कैसे मिले इसको लेकर हम काम शुरू किए थे 97 में रांची में। तो 97, 98, 99 ये जो 3-4 साल का दशक है, उस दशक में हम रांची के सारे नोटिफाइड 56 स्लम से, रांची में 109 स्लम्स एरिया है, लेकिन RRD द्वारा, नगर निगम द्वारा 56 स्लम्स को चिन्हित किया गया था। हाँ, लेकिन हम सारे 109 स्लम में काम करते थे और उनके मालिकाना हक के लिए हम काम करते थे कि उनको उनके ज़मीन पे कम से कम जो जहाँ रह रहे हैं उनके 30 साल के लिए उनको पट्टा मिल जाए। इसी दिशा में हम इंदौर गए थे। इंदौर में हम काम किए और 6 महीने वहाँ देखे कि उसमें दिग्विजय सिंह की सरकार थी इंदौर में और राजू जॉर्ज के साथ हम काम किए थे। तो उनको पट्टा उनके ज़मीन पे उनके मालिकाना हक मिला था और उन्होंने 30 साल का पट्टा दिया था। तो उस तर्ज में हम यहाँ काम शुरू किए। उसके बाद धीरे धीरे जब काम शुरू किए तो मुझे लगा कि हम एज ए वॉलंटियर हम कर रहे हैं, किसी का फेलोशिप पे काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। उस समय हम लोगों ने स्लम के महिलाओं लड़कियों को लेकर हम आशा गठन किए और आशा के साथ काम शुरू किए। शुरू में काफ़ी परेशानी हुई आशा को संचालन करने में। छोटा सा एक कमरे में रांची में स्टेशन रोड में हमारा ऑफिस हुआ करता था, जहाँ हम लोग 3-4 लोग इसको शुरुआत किए, लेकिन हमारे साथ 2-3 लाख पीछे थे जो रांची स्लम में जितने हम लोगों ने संगठन बनाया था, करीब झुग्गी झोपड़ी संघर्ष मोर्चा, आज भी वो संचालित है, आज भी वो चल रहा है। तो वहाँ से एक प्रेरणा मिलता था, इतना लोग हमारे साथ जुड़े, तो धीरे धीरे संघर्ष करते रहे। फंडिंग की बहुत मुश्किल था, कहीं भी कोई ट्रेनिंग मीटिंग में जाना आना हम लोग के लिए काफ़ी दिक्कत होता था, लेकिन खुद का कंट्रीब्यूशन करके हम लोग जितने भी साथी थे सब कुछ कंट्रीब्यूशन करके हम लोग पैसे इकट्ठा करते थे और काम शुरू किए। फिर एक साइकिल हमारा हुआ करता था, उस साइकिल से हम लोग रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी स्लम में, जब चूँकि स्लम के लोग काम करने चले जाते तो वो मिलते नहीं थे, तो कहीं 11 बजे रात को मीटिंग हो रहा है, कहीं 10 बजे रात को मीटिंग हो रहा है, तो उसी स्थिति में हम लोग गांव बस्तियों में घूम के हम लोग मीटिंग किया करते थे। तो धीरे धीरे फिर संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ, 12 हुआ, ATG हुआ, PAN हुआ, FCRA हुआ। फिर जब लोग देखे कि अच्छे काम कर रहे हैं तो फिर लोग सपोर्ट करना शुरू किए और फिर धीरे धीरे संस्था अभी कंटिन्यूअसली दाता संस्थाओं के सपोर्ट से काम कर रही है। आशा संस्था जहां हम अभी हैं, ये इसका फाउंडर हैं और पिछले तकरीबन 25 सालों से आशा संस्था काम कर रही है और आशा संस्था युवाओं के साथ में, यूथ लड़का लड़कियों के साथ में, महिला और बच्चों के मुद्दे पर हमारा ज़्यादा काम है। और चूँकि मैं खुद ही फुटबॉलर हूँ और मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, तो मुझे बहुत शौक़ था फुटबॉल में। और जब मैं रांची आया और रांची में जब देखा कि यहाँ रांची, खूंटी और बाकी अलग अलग ज़िलों के जो लड़कियाँ हैं फुटबॉल पे काफ़ी इंटरेस्ट लेती हैं, खेलती हैं, तो हमें लगा कि इनके साथ कुछ काम करना चाहिए।
तो इनके साथ काम के साथ साथ चूँकि संस्था से तो संस्था वाले सोच हम लोग की रहती है, तो फिर हम लोग देखें कि झारखंड में ट्रैफिकिंग की बहुत बड़ी समस्या है, बाल विवाह हो रहा है, अनसेफ माइग्रेशन हो रहा है, छोटे बच्चे काम करने के लिए ईंट भट्टे में और आसाम के चाय बागानों वगैरह में चले जा रहे हैं। तो उनके साथ जुड़ाव कैसे हो, इसलिए हम लोगों ने सखी सहेली क्लब बनाया। हर गांव में सखी सहेली क्लब बनाया जिसमें 20 से 25 लड़कियां मेंबर हुई और उनके साथ फिर हम लोग फुटबॉल शुरू किए। क्योंकि फुटबॉल कम कॉस्ट का बजट का खेल है, एक फुटबॉल आप 700-800 रुपये में खरीद लेते हैं, तो सारी लड़कियां उसमें जमा हो जाती है। शुरुआती दौर में काफ़ी दिक्कत हुआ, लड़कियों को घर से निकालना, उनके साथ एकजुट करना, उनको एक साथ बैठाना, बातचीत करना और ख़ास करके मुद्दे पर बात करना बहुत मुश्किल था। तो फिर हम लोग फुटबॉल को अपनाया, फुटबॉल का टूल्स के रूप में फुटबॉल को अपनाया और फुटबॉल के थ्रू में काम शुरू किए। उस समय ऐसा सोच नहीं था कि लड़कियां फुटबॉल खेल के नेशनल भी खेलेंगी, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे बहुत परिवर्तन हुआ और हमारे सेंटर के अभी 10 लड़कियां तकरीबन फुटबॉल नेशनल में खेलती है। झारखंड फुटबॉल फेडरेशन से नेशनल खेलती हैं, सुब्रतो खेली, नेशनल खेली, स्कूल से खेली और हमारे 3 बच्चियों को झारखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी उनको प्राइज़ भी मिला। एक लड़की है अभी उनको मिला और बाकी 2 लड़कियाँ भी हैं। तो इस तरह से खेलना हम लोग शुरू किए और संस्था में जो बाकी जो हम लोग काम कर रहे हैं अलग अलग मुद्दे पे तो हमारा है ही है, लेकिन स्पोर्ट्स पे हमारा ज़्यादा रुचि इसलिए था कि हम खुद फुटबॉलर थे, हम खुद फुटबॉल खेलते थे और झारखंड की जो इस मुद्दा है उस मुद्दा को ख़त्म करने के लिए फुटबॉल से अच्छा बेहतर इंटरटेनमेंट के लिए, खेल के लिए, शारीरिक बनावट को ठीक करने के लिए, इसके लिए फुटबॉल सबसे बड़ा जरिया हो सकता था। इसलिए हम लोग तकरीबन 40 जगह फुटबॉल स्टार्ट किए, खूंटी, रांची, रामगढ़ इन जिलों में और तब हज़ारों 2000 लड़कियां हमारे साथ जुड़ गई और उनके साथ हम लोग फुटबॉल में अभी काम कंटिन्यूसली कर रहे हैं। हम लोग अलग अलग जगह से लड़कियों को गांव स्तर पर सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको लाते हैं 100 लड़कियों को सेलेक्ट करके लाते हैं, फिर यहाँ उनका 1 महीने की ट्रेनिंग होती है और वहाँ से लड़कियाँ सेलेक्ट होती है जो नेशनल खेलने के लिए जाती है। और जो हमारे यहाँ से ट्रेन होके गई उसमें से 4 लड़कियाँ अभी इंटरनेशनल भी खेल रही। तो भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से वो इंटरनेशनल मैच भी खेलती है, जो यहाँ रह के ट्रेनिंग करके वो गई है। तो हमारा ये सपना है कि ऐसी लड़कियाँ जिनका टैलेंट गांव में कूट के भरा हुआ है लेकिन वो निखर के सामने नहीं आता, उनको हम कैसे सामने ला सकते हैं, तो इस दिशा में हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। इसके लिए कई सहयोगी संस्थाएँ हम लोग को मदद करती हैं जिनके साथ मिलकर हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। सर, सरकार का कितना सहयोग सपोर्ट रहता है? क्योंकि चाइल्ड ट्रैफिकिंग की समस्या जो है झारखंड में कम नहीं है, वो बहुत अत्यधिक है, तो कैसे मतलब सरकार की तरफ से कुछ आपको सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है? सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सपोर्ट नहीं है, लेकिन जैसे DCP यूनिट है, CWC है, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी है, महिला एवं बाल विकास विभाग है, तो अगर ऐसे कोई मामला आता है जिनको FIR करना हो, उनको रेस्क्यू करना है, तो वो सरकार हमको मदद करती है। सरकार मतलब डिपार्टमेंट हमको मदद करती है। जैसे ADG सर अनुराग गुप्ता सर हैं जो DCP अभी है, तो उनका भी सहयोग मिलता है। अगर कोई भी केस कहीं हुआ तो सर को अगर हम लोग बोलते हैं तो तुरंत रेस्क्यू करना, FIR करना, इसमें सर काफ़ी मदद करते हैं। तो पुलिस के साथ साथ में गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, CWC, DCP यूनिट है, इनका खूंटी में, रांची में, हर जिले में हम लोग को मदद मिलता है। सर, ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग झारखंड में जो एक गंभीर मुद्दा बना हुआ सर, क्या लगता है सर कि और कहाँ सरकार को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो बच्चियाँ हैं वो बाहर ना जा और झारखंड में ही रहें, अपना भविष्य करें? चाइल्ड ट्रैफिकिंग देखिए, एक आंकड़े के अनुसार तकरीबन हर साल 30,000 लड़कियां ट्रैफिक हो जाती है झारखंड से। दिल्ली जैसे शहरों में 7 से 8 लाख लड़कियां हैं जो दूसरे के घरों में मेड का काम करती है, दाई का काम करती है, और वो झारखंड की लड़कियां हैं और वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो ट्रैफिकिंग के शिकार होती है या तो फिर कोई किसी न किसी तरह से हरासमेंट का शिकार होती है। आप अनुमान लगाइए, एक घर में एक लड़की झारखंड की सीधी सादी भोली भाली आदिवासी लड़की जाके काम करती है और उस घर के 4 दीवारी के अंदर में रहेगी तो कितने तरह का परेशानी उसको झेलना पड़ता होगा। तो ये हम लोग महसूस करते हैं जब लड़कियों को रेस्क्यू करके लाते हैं और देखते हैं, जब उनकी आप बीती सुनते हैं तो पता चलता है कि उनके साथ कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। तो इसी तरह ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा जरिया है। ईंट भट्टे में मैट्रिक एग्ज़ाम के बाद, मैट्रिक एग्ज़ाम से पहले लड़कियां चली जाती हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि मैट्रिक एग्ज़ाम होता है और लड़कियां मैट्रिक देने के बाद में, चूँकि उनको इंटर में, +2 में एडमिशन लेना है तो उनके पास पैसे नहीं है, तो काम करने के लिए ईंट के भट्टे में और आसाम के चाय बागानों में चली जाती हैं। तो ऐसी लड़कियां ज़्यादातर ड्रॉप आउट हो जाती है। वो एक बार चली गई तो दोबारा फिर स्कूल में एडमिशन, कॉलेजों में एडमिशन नहीं करती और ड्रॉप आउट हो जाती है, फिर वो वापस लौट के नहीं आती। वही लड़कियां वहीं से फिर ट्रैफिक हो जाती है। तो इस पर बहुत गंभीर है और सरकार को इसमें काम करने की ज़रूरत है। सरकार इसमें एक ही कर सकती है कि हर पंचायत में
पंचायत चूँकि सरकार का विंग है, पंचायत स्तर में 7-8 कमेटियाँ हैं, स्कूल्स हैं, सरकार चाहे तो इसको ख़त्म कर सकती है। तो इस दिशा में सरकार का कुछ पहल है, लेकिन ठोस पहल करके एक आंदोलन, एक अभियान की तरह काम करना पड़ेगा। और चाइल्ड ट्रैफिकिंग को ख़त्म करने के लिए जितने भी पंचायत स्तर पे ग्राम सभा होती है, पीआरए मेंबर जितना सिलेक्टेड मेंबर है, वार्ड है, पंचायत सचिव हैं, इन सबको इनमें सक्रिय अपने अपने पंचायत में सबको डाटा निकालना। अगर किसी मोहल्ले में, किसी बस्ती में, किसी टोले में अगर लड़की गायब है तो वो कहाँ गई, एकदम इंक्वायरी करके इसको लाना पड़ेगा। इस दिशा में डीएलएसए का जो पीएलबी है, पैरालीगल वॉलंटियर है, वो हर जगह है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा सक्रिय करना पड़ेगा, उनको फिर से ट्रेनिंग देना पड़ेगा और इन मुद्दों को लेकर, इन विषयों को लेकर उन पर चर्चा करने की ज़रूरत है, तब ये खत्म हो सकता है। जीवन का आपने 35 साल आपने जो है समाज को दिया और कहीं ना कहीं समाज के लिए अब तक काम कर रहे, लगे हुए हैं सर। ये प्रेरणा स्रोत कहीं ना कहीं आपने कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं अपने जीवन में अनुभूति की होंगी, तब जा करके कहीं ना कहीं आपको जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का, क्योंकि आप एक सरकारी मुलाजिम भी रहे हैं, काम भी किए, तो वहाँ से आना और एक समाज के लिए काम करना कैसे देखते हैं इन सभी चीज़ों? एक्चुअली हम 82 में मैट्रिक करने के बाद 90 के दशक में 87 में हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। 87 के बाद में 88, 89, 90 ये जो 3 साल रहा हमारे लिए बहुत संघर्ष का समय था। और 82 में जिस समय मैट्रिक थे तो हम लोग भी बहुत ओबीसी में आते हैं, हम लोग बैकवर्ड कास्ट में आते हैं। तो जहाँ हम जिस गांव में रहते थे वहाँ भी काफ़ी बैकवर्ड कास्ट और दलितों के ऊपर में काफ़ी अन्याय शोषण होता था। वो ट्राइबल इलाका है और वो एकदम जस्ट शिबू सोरेन जी का जो घर है नेमरा, उसके नीचे, पहाड़ के नीचे हम लोग का गांव है। खेरा चादर करके एक गांव है, कसमार ब्लॉक में आता है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो वहाँ भी काफ़ी तरह के महिलाओं, दलितों के ऊपर, दलित महिलाओं के ऊपर, ओबीसी महिलाओं के ऊपर काफ़ी शोषण होता था, हम लोग देखते थे। तो वहाँ से प्रेरणा मिला कि नहीं, इस पर करना चाहिए। और मेरे फादर टीचर थे और उनको समाज सेवा में काफ़ी रुचि था। तो घर का जो माहौल था उससे देखकर काफ़ी सीखने को मिला और उस दिशा में हम लोग काम शुरू किए और तब से आज तक कर रहे हैं। और हम लोग काफ़ी अवेयरनेस को लेकर काफ़ी थिएटर, स्ट्रीट थिएटर, हमारा एक थिएटर विंग था जिसका नाम था आयना पीपुल्स थिएटर, और उसके बैनर तले हम लोग गांव में अवेयरनेस करना, उनके जागरूक करना, और इस पर काम हम लोग कंटिन्यूस कर रहे हैं। झारखंड में डायन समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, उस पर भी हमारा बहुत काम है। बिहार में और झारखंड में हम लोगों ने डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम कानून 1999 में बिहार में बनाया, 2001 में झारखंड में सेम कानून को हम लोग अडोप्ट कराया। उसमें अर्जुन मुंडा जी कल्याण मंत्री थे, बाबूलाल जी सीएम बने थे 2000 में। तो जब जस्ट झारखंड बना था और जो कानून बिहार में था उसको अडोप्ट कराया और वो कानून हम लोग बनाए। तो डायन को लेकर आप बात करें तो बहुत कुछ है हमारे पास बोलने के लिए, और सैकड़ों ऐसी महिलाएं जिससे हम लोग मिले हैं, बातचीत के उस दिशा में आज भी हम लोग नेशनल लॉ के लिए काम कर रहे हैं। तो उसको लेकर हम लोग स्ट्रीट प्ले करना, थिएटर करना, अनसेफ माइग्रेशन को लेकर करना, ट्रैफिकिंग को लेकर करना, चाइल्ड मैरिज, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर करना, ये हमारा कंटिन्यूसली हम लोग का प्रयास रहा है। और नुक्कड़ नाटक गाँव में करते थे, गाँव की समस्याओं को लेकर स्क्रिप्ट लिखते थे, किसी एक कहानी को लेकर स्क्रिप्ट बनाते थे, 3-4 दिन हम लोग उस पर स्टोरी बना के फिर उसको रिहर्सल करते थे और उसी गांव में प्ले करते थे। और ये सवाल खड़ा करते थे कि ये जो समस्या है वो कहाँ का है। तो गांव के लोग खुद बताते थे नहीं मेरे गांव का ही समस्या है। तो गांव की समस्या है तो वो किसी व्यक्ति का समस्या नहीं है, किसी परिवार का समस्या नहीं है, वो एक सामूहिक समस्या है। सबको इसको टेकअप करना है, सबको इसको सॉल्व करना है। उस दिशा में हम लोग गाँव में बात करते थे और गाँव में फिर मीटिंग करके, ग्राम सभा करके, बैठक करके उसको सोल्यूशन की प्रक्रिया में लेके जाते थे। जोहार, नमस्ते सभी को। मेरा नाम शुभा तिर्की है और मैं आशा संस्था की सदस्य हूँ और आशा संस्था में मैं पिछले 15 सालों से कार्यरत हूँ। और इस दौरान हमने जितने भी कार्य किए हैं संस्थागत, संस्था महिलाओं और बच्चों के अधिकार को लेकर काम करती आई है। और इस दौरान हमने काफ़ी कुछ देखा है कि हम एडोलसेंट गर्ल्स के साथ भी काम किए, युवाओं के साथ भी काम किए, और हमारे अलग अलग मुद्दे, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो एक महिलाओं का जो सबसे जटिल मुद्दा है डायन मुद्दा, उस मुद्दे को लेकर आशा संस्था ने काम किया। और उसको लेकर काफ़ी सारे जो भी जितने महिलाएं हैं, चाहे वो सरायकेला की हो या रांची की हो, खूंटी की हो, ऐसी महिलाओं के साथ मिलकर एक डायन कानून जो बनना 2005 में, उसमें भी आशा संस्था का योगदान रहा। मिलकर उनके साथ में महिलाओं को बचाव में जो कानून बन पाया, और साथ ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हो रही है, उस ट्रैफिकिंग को ख़त्म करने के लिए भी संस्था का काफ़ी योगदान रहा। कि जितनी भी लड़कियां जो खूंटी या सरायकेला, रांची, कहीं के भी ज़िले की जो लड़कियां होती थी,
तो वो लड़कियां ट्रैफिक्ड होकर के अलग अलग दूसरे शहरों में चली जाती थी। तो वैसी बच्चियों को भी संस्था के द्वारा रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करके लाने के बाद उनको रिहेबिलिट किया गया, अलग अलग सेंटर में रखा गया, साथ ही काउंसलिंग की गई। और इस दौरान महिलाओं के साथ जो भी हमारा काम चलता है, तो हम अलग अलग ज़िलों में भी काम कर रहे हैं, अलग अलग पंचायत में भी काम कर रहे हैं। और फिलहाल हम रांची ज़िले में 5 पंचायत में हमारा काम चलता है। इस 5 पंचायत में हम महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ और जितने भी PRI मेंबर्स हैं, जो कि पंचायत के जितने भी सदस्य हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं, जो कि है लोकल डेमोक्रेसी को लेकर, जिसको कि आप सभी जानते हैं कि ग्राम सभा होती है, उसको लेकर हमारा काम चल रहा है। तो इसमें महिलाओं की भागीदारी कैसे होगी, उसको लेकर पूर्ण रूप से हम लोग, हमारे जो डोनर एजेंसी है हमारी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, उसकी तरफ से हमारा ये LD प्रोजेक्ट चल रहा है। और ये हम रांची और इटकी 2 ब्लॉक में हम लोग 2 ज़िले में वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इटकी ब्लॉक में भी हमारा काम चल रहा है, रांची ज़िले के इटकी ब्लॉक में और नामकुम में। तो यहाँ पे हम लोग लोकल डेमोक्रेसी पे स्पेशली काम कर रहे हैं। और इसमें हम महिला सभा करते हैं, जो कि 31 गांव है हमारा। तो 31 गांव में, सभी गांव में महिला सभा होती है, 5 पंचायत के 31 गांव में। और महिला सभा के साथ साथ हमारा युवा सभा भी होता है। और इन युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ मिलकर हम उनके इंटाइटलमेंट को लेकर काम कर रहे हैं कि इंटाइटलमेंट उनका कैसे सक्सेस हो पाएगा, कि वो जो गवर्नमेंट की जितने भी योजना है उनके साथ वो जुड़ पाए। तो इसके लिए हम लोग काफ़ी अवेयरनेस करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, गांव-गांव में जाकर रैलियां करते हैं, कैंपेन करते हैं। कि जैसे अभी मैया सम्मान जो आया, तो मैया सम्मान आने के बाद उस मैया सम्मान का जो लाभ लेना है, जो महिलाएं नहीं ले पाएंगी, क्योंकि न्यूज़पेपर में बार बार आ रहा था कि ये सम्मान, मैया सम्मान मिलने वाला है महिलाओं को, स्कीम के साथ जुड़ने वाली है। तो उसके एवज में जो भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी, तो वो डॉक्यूमेंट सारा हम लोगों ने महिलाओं को जा कर के बैठ कर उनको बनवाया। और फिर उस डॉक्यूमेंट की कॉपी हमने उनको लेकर के कहा कि आप इसको लेकर आइए। और फिर आपका मैया सम्मान का जब फॉर्म भरने का शुरुआत हुआ, तो उस दौरान ये महिलाएं सारी आई पंचायत भवन में, और सबने इस योजना का लाभ उठाया। और आज ये है हमारा पंचायत में, जितने भी 5 पंचायत है, उसमें लगभग समझिए कि 90% महिलाओं को मैया सम्मान योजना मिल रहा है, जिसका हम लोग चाहेंगे कि जो महिलाएं हैं उनको आगे लाने में, आगे करने में जो जानकारियां होती है वो संस्था की ओर से मिली। तो आज भी वो हम संस्था को काफ़ी सपोर्ट करती हैं महिलाएं। कहीं भी जाने से महिलाओं का कहना है कि अगर कुछ भी हो, अब उनका इतना विश्वास हुआ कि अब घर में अगर घरेलू हिंसा भी हो रही है, या महिलाओं का सशक्तिकरण की बात अगर हम कहें, महिलाएं अगर आगे आना चाहती है, वो उद्यमी से जुड़ना चाहती है, किसी प्रकार की ट्रेनिंग लेना चाहती है, तो महिलाएं कहती है कि हमें आपके मतलब संस्था की ओर से हमें कुछ प्रशिक्षण दिलाइए। तो आज हम महिलाओं के साथ उनको सिलाई प्रशिक्षण हो गया, छोटे मोटे उद्योग के लिए हम लोग टेडी बियर बनाने के लिए उनको प्रशिक्षण दिलाए। साथ ही हमने महिलाओं को अभी फूड प्रोसेसिंग जो होता है उसको लेकर हम लोग अभी हमारा एक ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहा है। तो वो सीख रही है और अपने घर पे भी कर रही है, और छोटे मोटे सिलाई करके खुद के पैरों पे खड़ी हुई है, जिससे उनके घर में हिंसाएं कम हुई हैं। जो कि महिलाओं के पास पैसे नहीं होते थे, तो वो पैसे उनके पास आ रहे हैं। तो घर के लोग भी उनको पूछ रहे हैं कि हाँ, मतलब आप शुरुआती दौर में जब महिलाएं शादी होकर आई थी, तो घर की जिम्मेदारियाँ, और उनको कहा जाता था कि नहीं, आपका घर का ही बस काम है, बच्चे देखना है, आपको खेती बाड़ी देखनी है, आपको सारा काम करना है। लेकिन आज जब महिलाएं जागरूक होकर के अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, अपने आजीविका खुद चला पा रही है, तो उनको घर में भी सम्मान मिल रहा है, और सम्मान के नज़रिए से उनको देखा जा रहा है। और जहाँ तक सशक्तिकरण की बात कह रहे हैं, तो आज महिलाएं काफ़ी जागरूक हुई है, क्योंकि आज से लगभग 5-10 साल पहले, 10 साल पहले की बात है, महिलाओं को उनके नाम से नहीं बुलाया जाता था, उनको उनके गांव के नाम से बुलाया जाता था। जब भी उनको अगर बात होती थी, तो उनको कहा जाता था कि अरे वो हटिया वाली, अरे वो खुटी वाली, उसकी बहू खुटी, ऐसे, तो इस नाम से बुलाया जाता था। तो काफ़ी ऐसे ओल्ड एज महिलाएं थी जिनको हमने देखा कि वो अपना नाम भी भूल चुकी थी। तो हमने जब शुरुआत किया, हम जब ग्रुप में बैठने लगे, तो उनको प्रैक्टिस कराया कि आप पहले अपनी पहचान बनाइए कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपकी पहचान क्या है। तो इस तरह से लोग अपना
परिचय जब देने लगे, महिलाएं अपना परिचय देने लगी, बोलने लगी छोटी छोटी सभाओं में, तो आज महिलाएं एक्टिव हुई है, काफ़ी जागरूक है और काफ़ी आगे बढ़ रही है। अपने बच्चों को भी जागरूकता के रूप में लेकर चल रही है, बच्चों के लिए पढ़ाई शिक्षा के साथ जोड़ रही है और शिक्षा का महत्व को समझ रही है, स्वास्थ्य को समझ पा रही है। और हमने माल न्यूट्रिशन पर भी काम किया। जो कुपोषण था यहाँ पे, इस क्षेत्र में काफ़ी कुपोषण है, झारखंड में कहा ही जाता है कि कुपोषण काफ़ी ज़्यादा है। तो इस कुपोषण को लेकर हमारा एक काम, हमने एक शुरुआत किया था कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन थी, जितनी भी लैक्टेटिंग मदर थी, उनके साथ हमने काम किया, उनको किचन गार्डन के साथ जोड़ा। किचन गार्डन मतलब आपका अपना किचन, आपका छोटा सा बगीचा, उसमें संस्था की तरफ से थोड़ी बहुत सब्जियों का, जो पौष्टिक सब्जियां हैं उनके बीज दिए गए, साग फल फूल के। तो उससे क्या हुआ कि वो उसको अपने खाने में इस्तेमाल करने लगी। तो उनकी थाली में जो खाने की जो थाली थी जिसमें सिर्फ चावल और आलू हुआ करता था, वो धीरे धीरे एक सब्जी थाली में आने लगी और साग आने लगा, पौष्टिकता आने लगी। तो इससे थोड़ा एक उनका अपना सोच में परिवर्तन आया और वो अपने परिवार में भी ये परिवर्तन ला पाई, जिससे उनका जो है, उनको जो फ़ायदा हुआ। तो उन्होंने बताया कि हमारे पैसे बच रहे, कि हमारे घर के लोग बीमार नहीं होते हैं, अब जो पौष्टिक आहार हम खाते हैं, बच्चे बीमार नहीं होते हैं, बच्चों को पढ़ाई में मन लगता है। तो वो अभी लगातार एक जो कल्चर है किचन गार्डन का, वो अपनाए हुए हैं, जो कि संस्था की तरफ से, आशा संस्था की ओर से ये दिया गया है इस क्षेत्र में। और कहीं ना कहीं अपने आंगन में छोटा बगीचा, छोटा किचन गार्डन करके सभी महिलाएं खेती कर रही हैं। तो ये भी देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। और साथ ही महिलाओं के साथ हमने दूसरे जैसे कि ICR है, उनके साथ जुड़कर हमने उनको धान दिलवाया। तो धान में भी उनका काफ़ी प्रॉफिट हुआ। उस धान को लेकर के भी वो अपने घर में, वो धान जब हुआ, जो अच्छी क्वालिटी की धान उनको मिली, तो उसमें घर के लोग भी काफ़ी सहयोग किए और चावल काफ़ी अच्छा उत्पादन हो पाया। साथ ही उनको मछली उत्पादन के लिए भी हमने प्रोत्साहित किया कि अगर आपके घर में छोटा अगर तालाब है, कुछ छोटा डोभा है, तो उसमें आप मछली उत्पादन कर सकते हैं, बत्तख कर सकते हैं, मुर्गियाँ उनको। तो कैसे संस्था का बस एक ही मोटिव है कि कैसे जो लोग हैं, जो फील्ड में जो एक बिल्कुल अंतिम व्यक्ति है, उस अंतिम व्यक्ति को कैसे हम धीरे धीरे करके उनके एंटाइटलमेंट के साथ जोड़कर, उनको योजनाओं के साथ जोड़कर, कैसे उनके जीवन शैली में हम सुधार ला सकते हैं, कैसे उनके जो जीवन स्तर है उसको हम कैसे उनका अच्छा एक बढ़ोतरी कर सकते हैं कि वो एक मुख्य धारा से जुड़ पाएँ, ताकि वो गरीबी में ना रहकर अपने जो साधन है, उसी साधन से वो अपनी जीविका को अच्छे से चला सके। तो संस्था का उद्देश्य यही है। तो थैंक यू।